अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 1 इंच की इक्वेशन जो हमारी कायनात के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। मैं आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के बारे में काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो का टाइटल दिखा रहा हूं जिसमें मैंने इस इक्वेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड बात की है। लोगों का सवाल आया कि मैटर को एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है। उसके लिए फिर मैंने एक और वीडियो बनाई और उसमें आपको लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट दिखाया जो कि मैटर को एनर्जी में बदलने जा रहा है। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक कार से जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस चीज का मैस होता है उसमें एनर्जी भी होती है। अगर मैस बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी और ये चीज हमें बताती है ये इक्वेशन। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या ये इक्वेशन ठीक है? आप लोग कुछ तो हैरान होंगे, पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इक्वेशन जिसे हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन का छोटा सा हिस्सा है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ब्लॉक्स दिखाए हैं जिनको मिला मिलाकर हम एक बड़ा खिलौना बना देते हैं, इसी तरीके से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एक बहुत बड़ी इक्वेशन का छोटा सा हिस्सा है। तो वो इक्वेशन है क्या? वो इक्वेशन है E इक्वल टू गैमा एम सी स्क्वायर। गैमा के बारे में मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि ये लॉरेंट्ज फैक्टर होता है। जब हम बहुत तेजी से मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। गैमा का फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कि जब हमारी वेलोसिटीज बहुत कम होंगी तो गैमा 1 के बराबर होगा, और जब गैमा 1 के बराबर होगा, क्योंकि हम बहुत स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास दोबारा वही इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो स्लो वेलोसिटीज पर, स्पीड्स पर हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगी। मैंने यहाँ पर गैमा को प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है और उसके साथ साथ गैमा है। तो गैमा की वैल्यू यहाँ पर, जब हमारी वेलोसिटी बहुत कम है, हम उस गाड़ी पे मूव कर रहे हैं, तो जब गैमा यहाँ पर 1 के करीब है, ये वो वक्त है, ये वो जगह है जहाँ पर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम एनर्जी मैटर की या किसी भी मैसिव बॉडी की निकाल सकते हैं। पर जैसे जैसे ये बॉडी मूव करेगी, स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएगी, वैसे वैसे गैमा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब गैमा बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब ये गाड़ी और तेजी से मूव करती है और स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब चली जाती है, 99% के करीब। तो गैमा बहुत ज्यादा हो जाएगा और गैमा की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मेरी गाड़ी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे तो गैमा इन्फिनिटी हो जाएगा और मेरी एनर्जी भी इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने के लिए मुझे इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। हम अमूमन ये समझते थे कि हमें बहुत ज़्यादा मैस चाहिए, हमारा मैस बढ़ जाएगा जब हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगे। पर अब हमें यह पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ जब हम मूव करेंगे तो हमारा रेस्ट मैस, या जो भी हमारा एक ही मैस है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैस के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो हमारे पास गैमा बढ़ेगा और हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी होनी चाहिए कि हम मूव कर सकें। जबकि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को अगर मैं लूँ तो वो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के साथ चलती है और वो स्पीड बढ़ने के आंसर को इस इक्वेशन में शामिल नहीं करती। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि रिलेटिविस्टिक मैस की टर्म अब साइंस में इस्तेमाल नहीं होती है और इसको साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही मैस होता है और उसको हम रेस्ट मैस भी कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि फिर फोटोन की एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फोटोन का मैस तो होता नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन फोटोन के लिए काम कर सकती है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फोटोन के लिए काम नहीं कर सकते क्योंकि फोटोन का मैस नहीं होता। और दूसरी चीज यह है कि ये वहां पर काम करती है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट से कम आप मूव कर रहे हो। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वहां पर आपकी एनर्जी मेयर नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो तो कहेगी कि एनर्जी इन्फिनिट है। तो हमारे पास दो कंडीशन है और वो ये है कि आपका मैस हो और आपकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, तो आप E इज इक्वल टू गैमा एम सी स्क्वायर से मेयर कर सकते हैं। और अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक और इक्वेशन है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाई है। ये है E स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप देखें तो यहां पर मोमेंटम की टर्म आ गई। P मोमेंटम के लिए है और C स्पीड ऑफ लाइट के लिए है। तो ये वो टर्म है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, जो बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे हैं, उनको हम लेते हैं। और उसके साथ साथ एम सी स्क्वायर तो आपको नजर आ ही रहा है कि ये मैसिव बॉडीज के लिए है जिनके मैस होते हैं।
सपोज एक बॉडी को लेते हैं जो रेस्ट में है, तो हमारे पास मोमेंटम जीरो हो जाएगा और मेरे पास दोबारा वही इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगी। तो आपको नजर आया कि ये उसकी एक छोटी या स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस जीरो है या एक फोटोन है, तो मैं उसकी एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो वहां पर मेरे पास मैस जीरो आएगा और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू पी सी। और आपको पता है कि हम फोटोन की एनर्जी इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि हम कभी भी मैसलेस, ऐसा पार्टिकल जिसका मैस नहीं है, उसकी एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से नहीं निकाल सकते। अगर आप ऐसा निकालेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, रोएंगे और आपको हैरानी के साथ देखते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी दिखाना चाहता हूँ कि हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम मूविंग एनर्जी हमारी लेफ्ट साइड पे होती है और रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी हमारे पास एम सी स्क्वायर आती है वो ई रेस्ट मैं उसको कहता हूँ, वो राइट साइड पे है। तो हमारे पास गैमा जो बनता है वो रेशो बनता है कि आप कितनी एनर्जी लेते हैं जब आप मूव कर रहे होते हैं और आप जब रेस्ट में होते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी होती है। इसकी रेशो को हम गैमा से डिनोट कर सकते हैं। हम जब अपनी यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारी यूनिवर्स में चीज़ों की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, इसलिए गैमा अमूमन 1 होता है और हमारी एनर्जी जब हम मूव करते हैं और जब हम रेस्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ हमारी मूवमेंट को, हमारी वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और हमारी ज़मीन, जहाज, गैलेक्सी, इनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, इसलिए गैमा अमूमन 1 होता है और हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्राफिकली इसको देखना चाहे तो आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ देख सकते हैं, जिसमें आप हाइपोटेनस जो है वो E है, उसके साथ मेरे पास परपेंडिकुलर मोमेंटम है और फिर मैस का फैक्टर आ जाता है। पर अब हम ये देखते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो रेस्ट में है, उसके लिए आप देखें कि यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि रेस्ट में है या बहुत स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो वहाँ पर आपको मोमेंटम जो है उसका ज़ीरो मिलेगा और मेरे पास दोबारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगी। आप देखें तो ये आपको मैंने लाइन दिखाई है, तो ये E जो है ये बिल्कुल इसके साथ मिल जाएगा और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर मेरे पास पीछे रह जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें रोशनी को, फोटॉन्स को, जिनकी लाइट है पर मैस नहीं है, तो वहाँ पर m ज़ीरो हो जाएगा और मेरे पास दोबारा ये वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी, तो इसकी बेस ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही बेस ज़ीरो होगी तो मेरे पास एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी ग्राफिकली और आप देखें वो E इक्वल टू पी सी है जो कि हमें फोटोन की एनर्जी दे रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को, बच्चों को बता सकते हैं कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चाहूँ कि जब मैंने ये ज़ीरो किया तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज था वो इसके ऊपर आके बैठ गया, क्योंकि ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, पी ज़ीरो होता गया तो ये करीब आता गया और ये बिल्कुल इसके ऊपर आके बैठ गया। तो वो आप ज्योमेट्रिकली इसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में भी बताया है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करें और आम बच्चों तक भी इनको पहुंचाएं।